Hello everyone, welcome back to the official YouTube channel of Filmbotics, Academy of Future Education. This is your third session on Introduction to 3D CAD Designing, and today we will be learning how to build real objects with Tinkercad. So myself Anmol Verma, mechanical engineer and a CAD designer. So before starting today's session, let us recap what we learned in the last session. तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने पहला सॉफ्टवेयर अपना सीखा था जो है टिंकर कैट, एक ब्राउजर बेस्ड सॉफ्टवेयर जिसमें कोई इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होता। उसके हमने बेसिक्स देखे थे, वर्क प्लेन कैसे होता है, शेप पैनल कैसे होता है और नेविगेशन वगैरह कैसे करते हैं इसके अंदर। ये सारी चीजें हमने देखी थी। इसमें बेसिक शेप्स बना के देखे थे। इधर शेप पैनल होता है, ये वर्क प्लेन होती है, इधर साइड में कंट्रोल्स होते हैं आपके सारे चेंजेस करने के लिए। और इसमें हमने बेसिक शेप्स बना के देखे थे और बेसिक्स कंट्रोल देखे थे कैसे होता है। फिर इसके बाद हमने प्लेसिंग और रिसाइजिंग देखा था, कैसे एक शेप जो ऑलरेडी बन चुका है उसको वर्क प्लेन पे प्लेस कैसे करते हैं, उसकी पोजीशन कैसे चेंज करते हैं। और फिर हमने देखा था उसकी रिसाइजिंग कैसे करते हैं, यानी कि उसकी डायमेंशंस की वैल्यूज कैसे चेंज करते हैं। फिर होल्स और ग्रुपिंग देखा था, चीजों में होल्स कैसे करते हैं, ग्रुप्स कैसे करते हैं, ग्रुप्स कौन कौन से टाइप के हैं, बंडल, यूनियन और इंटरसेक्शन तीनों टाइप्स हमने देखे थे कैसे काम करते हैं। और फिर उसे अनग्रुप कैसे करते हैं ये भी देखा था। फिर एक लाइव बिल्ड हमने किया था, यानी कि बिल्ड करके एक दिखाया था पेंसिल होल्डर। बहुत सिंपल सा था वो, दो सिलेंडर होल करके अलाइन टूल करके सीधे हॉलो सिलेंडर में बन गया था। तो आज कुछ और नई चीजें सीखने वाले हैं और फिर उसका लाइव डेमो भी करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। चार एडवांस टिंकरकैड टूल्स सीखेंगे, तो ऐसा डिटेल्ड वाले अलाइन टूल को और बेटर समझेंगे, टेक्स्ट देखेंगे कैसे काम करता है, शेप जनरेटर और मिरर डुप्लीकेट कैसे काम करता है, ये सारी चीजें देखेंगे आज। अलाइन टूल को प्रिसाइजली यूज करना सीखेंगे, एजेस को प्रॉपरली कैसे मैच किया जाता है बिना मैनुअल डायमेंशनिंग मेजरिंग के। फिर 3D टेक्स्ट बनाना सीखेंगे चीज़ों को पर्सनलाइज करने के लिए। फिर शेप जनरेटर देखेंगे, मिरर डुप्लीकेट देखेंगे और फिर 3D प्रिंटेबल ऑब्जेक्ट्स कुछ बनाएंगे, रियल ऑब्जेक्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं अलाइन टूल के साथ। अलाइन टूल का एक बेसिक सा व्यू मैंने दिया था लास्ट क्लास में, आज उसे थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। अलाइन टूल देखो क्या करता है, बेसिकली कैसे काम करता है। मल्टीपल शेप सेलेक्ट करने होते हैं, फिर या तो शॉर्टकट उसका एल, नहीं तो टूल बार से अलाइन वाले टूल को ओपन कर सकते हैं और फिर उसमें जो डिफरेंट डॉट्स आते हैं उससे स्नैप कर सकते हैं शेप्स को उसके अलग अलग पोजीशन पे डिपेंडिंग विच डॉट यू सेलेक्ट। सो बेसिकली द थिंग इज उसमें 6 डॉट्स आते हैं, तीन एक साइड में कंट्रोल डॉट्स, तीन एक साइड में होते हैं, तीन एक साइड में होते हैं और तीन इसके बाद आते हैं हाइट के, इसके तीन अलग अलग हाइट लेवल पे। तो देखो वो कैसे रहता है। सबसे पहले दो होते हैं लेफ्ट राइट एज के, इसलिए क्या करते हैं सिलेक्टेड शेप को लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट एज पे कनेक्ट कर देते हैं। ये कॉलम ऑफ ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करने के लिए मोस्ट यूज होता है। फिर इसके बाद होता है टॉप बॉटम एज, ये क्या करता है शेप्स को टॉप मोस्ट या बॉटम मोस्ट एजेस पे स्नैप कर देता है। इससे हम क्या करते हैं फ्लश करना होता है, जब एकदम सेट करना होता है ऑब्जेक्ट्स को टॉप सरफेस या बॉटम सरफेस पे तो यूज करते हैं। फिर होता है हमारा सेंटर हॉरिजॉन्टल, इससे क्या शेप्स अलाइन हो जाते हैं सेम हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन पे। सिमेट्रिकल डिजाइन में परफेक्ट होता है ये यूज करना। सेंटर वर्टिकल, इसमें सेम चीज बस वर्टिकल सेंटर पे मैच होता है, हर एक बिल्ड में यूज होगा। हर एक सॉलिड होल जब कन्वर्ट करना होता है तब यूज होता है। सेंटर होल्स बनाने होते हैं किसी भी चीज के अंदर तो यूज होता है ये। फिर स्पेस इवन डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इक्वल गैप्स पे हॉरिजॉन्टली बिना स्पेसिंग या मैनुअल मेजरिंग के, और स्पेस इवनली वर्टिकल, इससे इक्वल गैप्स वर्टिकली बना देता है। ये रोज और आइडेंटिकल पार्ट्स लाइक पिलर्स वगैरह में यूज किया जाता है। सो बेसिकली ये 6 नेम है और उसमें देखो यहाँ पे दो दो करके मार्क किया गया हुआ है, तो ये टोटल 9 ऐसे होते हैं। इधर से लेफ्ट से मोस्ट में टच करना हो, राइट से टच करना हो, सेंटर करना हो इधर इधर या हाइट में, और लेफ्ट राइट में इधर से मेजर करना हो या टॉप और बॉटम में मैच करना हो। तो ये सारे हमारे स्नैप्स हो गए अलाइन टूल के। यही स्नैप्स है दिखाता हूँ दिखता कैसा है। तो जैसे मैं टिंकरकैड में आ गया, सबसे पहले दो सेलेक्ट कर दिए मैंने। अब मैं कीबोर्ड शॉर्टकट से एल से या तो ओपन कर सकता हूँ टूल, नहीं तो यहाँ टूल बार में अलाइन टूल दिया हुआ है इससे ओपन कर सकता हूँ।
जैसे मैंने ओपन किया वही सेम 9 सेटिंग से देखो यहाँ पे आ रही हैं। 3 इधर से लेफ्ट राइट सेंटर, 3 इधर से लेफ्ट राइट सेंटर, और ये हाइट के लिए 3। अभी फिलहाल हाइट सेम है इसलिए वो तीनों सेम आ रहे हैं, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसकी हाइट कम कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, तो वो भी दिखेंगे आपको। अब अलाइन टूल कर दिया, देखो अभी ये सबके ऑप्शंस आ रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या है, लेफ्ट साइड से लेफ्ट एज को मैच करेगा, लेफ्ट साइड से स्नैप कर देगा, ये इस साइड से मिडिल में मैच करेगा, ये राइट से मैच करेगा, ये इधर से लेफ्ट, इधर से राइट, और ये इधर से मिडिल। वैसे ये टॉप बॉटम सरफेस मैच स्नैप करेगा, ये मिडिल पे और ये टॉप पे। तो ये सारे हो गए हमारे स्नैप्स। ऐसे करके चीज़ों को मिडिल में कर दिया जाता है प्रॉपरली। ये हो गया हमारा अलाइन टूल, चीज़ों को मैच और स्नैप करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद आते हैं टेक्स्ट को 3D में कैसे लाते हैं, किसी भी वर्ड को टाइप करके फिर उसे एक शेप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए देखो सिंपल सा है, शेप पैनल में जाएंगे, टेक्स्ट वाला नीचे ऑप्शन होगा वहां पे, उस तक स्क्रॉल करके लेके जाएंगे और फिर वहां से वो वाला शेप हमारा वर्ड प्लेन पे लाके ड्रैग कर देंगे। फिर पैनल प्रॉपर्टीज पैनल जो आता है उसमें अपना जो भी वर्ड टाइप करना है वो टाइप कर सकते हैं। 5 स्टेप सिंपल सा प्रोसेस है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लेना हो। टेक्स्ट शेप जो भी हमें चाहिए वहां से लाएंगे, वर्ड टाइप करेंगे, साइज डेप्थ उसमें लगा देंगे, अलाइन कर देंगे जहां पे भी अलाइन करना है, और ग्रुप करके डन कर देंगे। हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा पर्सनलाइज्ड टेक्स्ट। इसको हम देखो कहाँ कहाँ यूज करते हैं, 3D नेम टैग बनाने में, कस्टम की चेन्स बनाने में, डोर या रूम के साइंस बनाने में, ये सब 3D प्रिंटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं। और गिफ्ट कोई मैसेज के साथ, ट्रॉफी लेबल्स या प्रिंटेबल बैजेस बनाने के लिए। तो ये सारे 3D प्रिंटेबल ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल्स हैं। इन सब चीज़ों में हम लोग यूज़ करते हैं ये 3D टेक्स्ट का। तो ये कैसे होता है एक बार दिखा देता हूँ, जैसे बताया अभी। तो उसके लिए सिलेंडर हटा देते हैं और इसको थोड़ा सा एक प्लेट की तरह बनाते हैं, फिर इसके ऊपर टाइप करके देखेंगे। इसकी हाइट तो इसी कम कर दी, तो ये हमारा एक प्लेट जैसे हो गया। और इसमें क्या करेंगे, टेक्स्ट शेप जैसे मैंने बताया, राइट साइड शेप पैनल में यहाँ नीचे देखेंगे तो ये रहा टेक्स्ट शेप। इसको लाके वर्क प्लेन पे रखेंगे जहाँ कहीं भी मुझे बनाना है, जैसे मुझे इसके ऊपर प्लेट के ऊपर बनाना है तो यहाँ पे लाके छोड़ दिया। अब यहाँ प्रॉपर्टीज टैब में इसके अंदर जो भी मुझे लिखना है मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसकी हाइट या तो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली इसमें सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका आता है ऑप्शन, तो इसकी जो भी हाइट और जो भी डायमेंशन रखनी है वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। इस वजह से मुझे थोड़ा सा और छोटा करना है तो मैंने ये इसमें सेलेक्ट करके कर दिया। अब एक और चीज प्रॉपर्टीज टैब में, जैसे हम चीजों के कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं गया तो ये सॉलिड और वोल्ट का जहाँ पे कन्वर्ट होता है, इसी पे आप सॉलिड के ऊपर दोबारा क्लिक करें तो यहाँ पे कलर इसका चेंज करने का ऑप्शन आता है। तो ये जैसे मैंने कर दिया, और इसके बाद इसको अलाइन कर सकते हैं सिंपली, सेंटर अलाइन कर दिया मैंने। और सेंटर अलाइन करके फिर इसको हम कर सकते हैं यूनियन या फिर ग्रुप, जो भी हमें करना हो। बंडल मैंने जैसे कर दिया यहाँ पे, तो ये हमारा नेम टैग बन गया ये एक। इसके बाद जैसे जो कॉम्प्लेक्स शेप्स बनाने के लिए यूज होता है या सिमेट्रिकल शेप्स बनाने के लिए जो मेथड यूज होता है वो बताता हूँ। वो क्या होता है, शेप जनरेटर और मिरर और डुप्लीकेट का यूज करना। ये दो टूल से आप ज्यादा सारे कॉम्प्लेक्स शेप्स, कॉम्प्लेक्स डिजाइंस और सिमेट्रिक डिजाइंस को जल्दी स्पीड में बना सकते हैं। तो शेप जनरेटर बेसिकली क्या है, टिंकर कैट की लाइब्रेरी है जहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटी शेप्स पड़े रहते हैं, गियर, स्टार्स, ये सब। बेसिकली क्या है, एक कम्युनिटी लाइब्रेरी है, उसमें लोग बना बना के डिजाइन डालते हैं, आप उन डिजाइन का यूज कर सकते हैं सिंपली। इसमें क्या है, शेप पैनल राइट साइड में शेप जनरेटर्स पे जाएंगे, वहां पे कम्युनिटी में 100+ एक्स्ट्रा शेप्स मिल सकते हैं। और मिरर डुप्लीकेट क्या करता है, डुप्लीकेट से एग्जैक्ट कॉपी सेम जगह पे बन जाती है। उसको उस सेम चीज को मूव कर करके दोबारा कंट्रोल डी दबा के सेम चीज को ऑफसेट पे रिमूव, मतलब रिपीट कर सकते हैं। ये रोज ऑफ पिलर्स, फेंस पोस्ट या चेयर लेग्स वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। मतलब बेसिकली मैंने क्या किया, एक शेप है मेरा, इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर दिया तो इस पोजीशन पे दोबारा बन चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले को बस मूव करके अगली पोजीशन पे लेके चला जाऊंगा। फिर अगर मुझे डुप्लीकेट करना है तो यहाँ फिर से डुप्लीकेट कर दिया, फिर अगली पोजीशन पे लेके चला गया। तो ऐसे ये रिपीट होता जाएगा।
मिरर बटन हमारा होता है चीज़ों को फ्लिप करने के लिए, कि अगर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली किसी चीज़ को फ्लिप करना है, यानी कि लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, उसकी मिरर इमेज बनानी है उसी जगह पे। तो इससे डुप्लीकेट से डिफरेंट समझना, ये समझना कि एक कॉपी क्रिएट होगी, कॉपी नहीं क्रिएट होगी, फ्लिप होगा जस्ट। ऑब्जेक्ट अगर ऐसे इस साइड में रखा हुआ है, तो अगर मैंने फ्लिप किया तो इसका लेफ्ट वाला पॉइंट राइट पे चला जाएगा, राइट वाला पॉइंट लेफ्ट पे चला जाएगा, ये ऐसे इधर से उधर का फ्लिप हो जाएगा। वैसे ही हॉरिजॉन्टल और वैसे ही वर्टिकल फ्लिप होता है। तो इसको कैसे यूज करते हैं और कैसे होता है, ये एक बार दिखाता हूँ। ये जैसे हम आ गए टिंकरकैड में, इसमें शेप पैनल पे जाओगे जब, तो इसमें यहाँ पे देखो शेप जनरेट, इसमें जब ओपन करोगे बेसिक शेप्स वाला, तो इसमें नीचे आओगे तो यहाँ पे शेप जनरेटर का ऑप्शन है। शेप जनरेटर पे जाएंगे, ऑल पे करेंगे और मोर शेप्स ओपन कर देंगे, तो ये देखो यहाँ पे आ रहे हैं कम्युनिटी जनरेटेड रैंडम शेप्स। इसमें सर्च भी कर सकते हैं जो मुझे सर्च करना है। कम्युनिटी में योर क्रिएटर्स अगर किसी को फॉलो कर रखे होगे, मतलब योर क्रिएशंस अगर तुम चीज़ें बना रखे होगे तो वो चीज़ें आएंगी। और शॉर्ट बॉय रेलिवेंस वगैरह यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे कोई भी शेप चाहिए, मान लो गियर्स चाहिए, तो मैंने गियर सर्च किया। यहाँ पे देखो गियर्स में अब जो जो चीज़ें बनी हुई हैं इस नेम से, पर्टिकुलर नेम से, वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स शेप्स जल्दी कैसे बनाते हैं। जैसे मुझे गियर चाहिए थे, मुझे मिल गया जैसा गियर चाहिए मुझे, वो मैंने डायरेक्टली लाके अपने इसमें रख लिया। ये शेप है, मुझे पूरा पूरा खुद से बनाने की जरूरत नहीं है। और जैसे यहाँ पे और अदर चीज़ों के भी ऑप्शंस हैं, सब प्री मेड शेप, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के देखो, बैटरी, एलईडी, मोटर, सब कुछ है यहाँ पे। और फन एंड गेम्स में टॉयज वगैरह, मतलब सारे शेप्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। इसके अलावा मिरर एंड डुप्लीकेट का जैसे मैं बता रहा था, तो वो एक बार दिखा देता हूँ। तो बेसिकली यही था कि अगर मुझे सेम चीज़ को रिपीट करना है मल्टीपल टाइम्स, तो उसे मिरर एंड डुप्लीकेट की मदद से यूज़ कर सकते हैं सिमेट्रिक डिजाइन बनाने के लिए जल्दी स्पीड में। बेसिकली क्या है, अगर जैसे मुझे इसे मल्टीपल टाइम जैसे रिपीट करना है, तो मैंने इसको लिया सेम डिस्टेंस पे या जितने भी डिस्टेंस है, इसको डुप्लीकेट कर दिया इसकी सेम पोजीशन पे। तब ये क्या हुआ, वही पोजीशन पे डुप्लीकेट हो गया। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, इसकी पोजीशन मूव कर दूंगा। मैंने इसको -80 से -60 कर दिया, तो देखो एक वहां पे है ही जो मैंने डुप्लीकेट करके बनाया था, और जो मैं सेलेक्टेड था वो यहाँ पे आ गया। अब मैं फिर से डुप्लीकेट कर दूंगा, तो अब ये देखो उतनी ही सेम डिस्टेंस पे अपने आप रिपीट होता जाएगा, क्योंकि मैंने एक बार वो डिस्टेंस फिक्स सेलेक्ट कर दी। तो अब मैं दोबारा डुप्लीकेट कर रहा हूँ, तो उसको पता है उतनी डिस्टेंस पे रिपीट करना है। वैसे अगर मैं जैसे मल्टीपल सेलेक्ट कर दूं, फिर इनको डुप्लीकेट कर दूं, तो इसने वो मल्टीपल शेप्स आगे के डायरेक्शन में क्रिएट कर दिए। लेकिन अब जैसे मुझे इसको इधर साइड में लाना था, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मूव करके अलग कर दूंगा, तो उस चीज़ की हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। अब मैं डुप्लीकेट करूंगा इसको, तो देखो सेम लोकेशन पे हुआ। अब मुझे जैसे इधर लाना है, तो मैंने इसको 30 की जगह 10 कर दिया, तो इधर आ गया। अब इसको डुप्लीकेट करूंगा तो इस डायरेक्शन में जा रहा है ये। तो ये एरे ऑफ या फिर ग्रिड बन गई मटेरियल सेम शेप की, बिना बार बार उसको बनाए। तो सिमेट्रिक डिजाइन्स बनाने में और कॉम्प्लिकेटेड शेप्स बनाने के लिए फास्टर मेथड्स होते हैं, जिससे हम लोग सेम चीज़ें स्पीड में बना सकते हैं। जैसे मैं मिरर का बता रहा था, तो जो चीज़ें मुझे मिरर करनी है, जैसे ये मुझे मिरर करना है, तो मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे गए मिरर ओपन किया। मिरर के लिए एम कमांड भी होता है, और टूल बार से यहाँ पे ये मिरर होता है। अभी देखो इसमें तीनों ऑप्शंस आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में मिरर करना है, इस डायरेक्शन में मिरर करना है, या फिर अब इस डायरेक्शन में मिरर करना है। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे हैं इससे सिमेट्रिक। और तो ये तीन चीज़ों का यूज़ करके शेप जनरेटर, ये डुप्लीकेट और मिरर का यूज़ करके कॉम्प्लिकेटेड शेप सिमेट्रिक डिजाइन्स फास्टली बनाए जा सकते हैं। Okay, so now we will get into a few complicated, more complex shapes. So for this, we will not be using these simple basic shapes. I will teach you about the extrude sketch and revolve sketch now. So basically, अभी तक जितनी हम चीजें बना रहे थे, उसमें हम लोग बेसिक शेप्स का यूज कर रहे थे, उनको कंबाइन करके किसी तरह से होल करके या आपस में
अलग अलग शेप्स के कॉम्बिनेशंस का यूज करके चीजें बना लेते हैं। बट अब हम आएंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शेप में। उसके लिए देखो, पहली बात तो यहाँ पे कोन्स वगैरह और ये सब दिया गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे स्टार भी दिया हुआ है नीचे, और ये दो अलग अलग तरह के स्टार दिए हुए हैं, रोम्बस शेप्स, स्क्वाड्रन, ये सब दिए हुए हैं, डोनट वगैरह। बट अगर मुझे कुछ कॉम्प्लिकेटेड शेप्स बनाने हो, उसके लिए मैं शेप जनरेटर में जा सकता हूँ, है ना। जो चीजें ऑलरेडी लोगों ने बना रखी हैं उसमें से यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर उसके बाद भी मुझे कुछ ऐसा बनाना है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मुझे नहीं मिल रहा है, तो मुझे कुछ यूज करना है खुद से बना के, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ बेसिक शेप्स में आते हैं और उसमें ये तीनों का यूज करते हैं कॉम्प्लिकेटेड और अलग तरह के शेप्स बनाने के लिए। तो बेसिकली क्या रहता है, इन तीनों को एक एक करके बताता हूँ कैसे काम करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सट्रूड स्केच से। एक्सट्रूड हम स्केच हम लाए, यहाँ वर्क प्लेन पे रख दिया। तो इससे देखो, एक हमारा ये स्केच का ओपन हो चुका है। स्केच फीचर्स यहाँ पे दिखा रहा है, कैसे कैसे काम करते हैं। इसमें क्या आप वीडियो ट्यूटोरियल्स एक एक देख सकते हैं अगर चीजें समझ में ना आ रही हूँ। बाकी नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ जैसे स्केच फीचर्स क्या क्या होते हैं और कैसे यूज किया जाता है। सो अब जैसे मुझे कोई कॉम्प्लिकेटेड शेप्स बनाने, कॉम्प्लेक्स शेप बनाते हैं। जैसे मैं पहला बिल्ड एग्जांपल लेने वाला हूँ फोन स्टैंड का, एक फोन स्टैंड बना के दिखाता हूँ। उसके थ्रू हम समझेंगे कैसे यूज करते हैं ये स्केच फीचर्स का। सो एक्सट्रूड स्केच हमारा बेसिकली क्या करता है, कोई भी जैसे मैं स्केच बना लूँ, तो मैं पहले एक फोन के स्टैंड का बनाता हूँ, फिर उसमें हम दिखाएंगे कैसे काम करता है। ऐसे करके मैंने एक शेप बना दिया, ठीक है। अब मुझे जैसे इसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो मैंने एडिट स्केच ओपन किया और फिर इसको मैं यहाँ पे ऐसे चेंजेस कर सकता हूँ। तो ये हमारा क्या करता है, जैसे मैं पहले ये दिखा दिया बना के, अब दिखाता हूँ बेसिकली करता क्या है। जब जैसे ही मैं फिनिश स्केच करूंगा, तो इसका इसने ये देखो ऐसे 3D बना दिया उस पर्टिकुलर शेप का। तो बेसिकली हमारा एक्सट्रूड स्केच क्या करता है कि मैं जो भी शेप लूंगा, जो भी शेप इसके अंदर ड्रॉ करूंगा, उसका ये क्या करेगा, एक 2D प्रोफाइल की तरह इसको ट्रीट करेगा और इसका एक कटआउट बना लेता है। ऐसे समझ सकते हो कि 3D एक्सट्रूड, जब भी हम एक्सट्रूड स्केच कर रहे होते हैं, तो ऐसे इसका पेपर कटआउट बनाएगा। और जब हम फिनिश स्केच कर देते हैं, तो उस पेपर कटआउट को एक के ऊपर एक ले करता चला जाएगा, स्टैक करता चला जाएगा, और स्टैक करके एक 3D बॉडी बना देगा। जैसे मैंने इसको मूव करके यहाँ पे रखते हैं, जैसे मैंने ये बनाया था, तो ऐसे समझ लो ये 2D उसका ड्राइंग था। उसको फिर ये एक के ऊपर स्टैक करके ऐसे उसे 3D में ले आता है, जो भी प्रोफाइल बनाऊं मैं। तो ये तो रेक्टेंगल बनाया था वैसे, तो इसको बना दिया, और यहाँ पे मैं जैसे मैंने ये शेप बनाया, तो इस शेप को इसने ऐसे एक के ऊपर एक ले करता चला गया, कटआउट्स को स्टैक करता चला गया और उसे 3D में कन्वर्ट कर दिया 2D से। तो बेसिकली हमारा यही होता है। जैसे मैं एडिट स्केच में इसमें फिर से जाऊँ, मुझे जो भी चेंजेस करने हो, यहाँ पे हम लोग इसमें नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। और इसको अगर मैं सेलेक्ट करके फिर यहाँ एडिट में जाऊँ, तो इसको बनाए हुई चीज़ों को ऑलरेडी एडिट कर सकता हूँ। इसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग हर एक चीज़ सीखेंगे। और जैसे क्रिएट में से कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे मैं एक शूट स्केच ओपन किया, तो यहाँ पे क्रिएट करते टाइम दो ऑप्शन रहते हैं। या तो सिंपली लाइंस बना सकते हैं, या फिर हम लाइन बनाते बनाते अगर उसमें कर्व्स ऐड करने हैं, तो ये वाला यूज कर सकते हैं, बेजल कर्व। इसमें लाइन और कर्व दोनों को ऐड बना सकते हैं एक टाइम पे। वो बेसिकली क्या रहता है, ऐसे मैं लाइन बना रहा हूँ, तो जैसे मुझे इस लाइन को कर्व में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले पॉइंट पे वापस आऊंगा और इसको होल्ड करके ऐसे खींचूंगा। तब ये क्या होगा, ये देखो यहाँ से इसके बाद कर्व बन रहा है, देखो। तो अब जैसे मैं यहाँ पे ऐसे बना दिया, अब मुझे यहाँ पे कर्व बनाना है, तो मैं उसे पॉइंट को रखने से पहले ऐसे करके होल्ड कर दूंगा, तो ये हमारा फिर कर्व बनेगा। मुझे वापस लाइन बनानी है, तो बस इसको सिंपली क्लिक कर दूंगा, तो ये आगे लाइन बनेगी। जैसे अगर मुझे स्ट्रेट लाइंस बनानी है, तो सिंपली केवल ये पहले वाले पे लगा रहने दूंगा, तो स्ट्रेट लाइंस बनाता है। और अगर मुझे यहाँ पे लाइंस और कर्व का कॉम्बिनेशन रखना है, तो इस पे आ जाऊंगा, तो ये लाइन और कर्व का कॉम्बिनेशन रहता है। और अगर केवल कर्व्स बनाने हो, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन, इस पे आएंगे हम। इससे क्या होता है, अब केवल कर्व्स के ऊपर ही जाएगा ये। मैं चाहे जैसे ड्रॉ करूं, चाहे सीधे ही ड्रॉ करता जाऊं, लेकिन ये कर्व्स ही क्रिएट करेगा। और एक चीज का ध्यान रखता है ये,
कि जो मैं अगला पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ उसके हिसाब से कर्व हमेशा स्मूथ रहेगा। तो जैसे मैं अगर इधर जा रहा हूँ तो केवल यहाँ से यहाँ के बीच में तो एक कर्व बन ही रहा है, साथ में जो ऑलरेडी बन चुका है उस पार्ट को भी ये एडिट कर रहा है ताकि स्मूथ रहे कर्व हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्केचिंग कैसे करते हैं। तो ऐसे हम लोग जो भी शेप्स बनाना चाहें वो शेप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और जैसे अगर क्लोज शेप्स बनाएंगे तो उसके अंदर का हिस्सा एक्सट्रूड करेगा, और अगर जैसे ऐसे ओपन स्केच छोड़ देंगे तो इसको देख रहे हो यहाँ पे हल्का सा एक ग्रे शेप में कटआउट जैसे दिख रहा है, ग्रे एरिया दिख रहा है थोड़ा सा। तो वो क्या है, इस लाइन के चारों तरफ में इसने ऐसे दोनों साइड्स में एक अपने हिसाब से थिकनेस दे दी है। किस लिए? क्योंकि मैंने ओपन स्केच बनाया यानी कि इस शेप को क्लोज नहीं किया है। तो वो क्या करेगा, इस लाइन को ही थोड़ी सी थिकनेस देके फिर इसको एक्सट्रूड कर देगा। ये देखो, ऐसे जो जो लाइन मैंने ड्रॉ की थी उसको थोड़ी सी थिकनेस देके फिर उसी को एक्सट्रूड कर दिया इसने। फिर रिवॉल्व में क्या होता है, स्केच का कंसेप्ट सेम रहेगा, जैसे ये था वही सारे स्केच के कंट्रोल्स है मेरे पास। बस ये क्या करेगा, एक एक्सिस के अबाउट हमारा इसमें चीजों को कंट्रोल करने देता है। जैसे मैंने ऐसे बना दिया, फिर ऐसे बना दिया, कुछ भी बना दिया। तो अब ये इसमें क्या रहता है कि एक एक्सिस के अबाउट चीजों को रिपीट कर देगा ऐसे। अब ये एक एक्सिस के अबाउट चीजों को कॉपी पेस्ट करता है, जैसे मैंने इसमें बताया था। एक डायरेक्शन में कॉपी पेस्ट करता है या स्टैक करता है कटआउट को, इसमें सर्कुलर कटआउट कर देता है चीजों को। ये जैसे एक चेस पीस जैसे बन गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिवॉल्व स्केच और एक्सट्रूड स्केच। इसके अलावा होता है हमारा स्क्राइब। स्क्राइब में क्या होता है, रैंडम चीजें अगर बनानी हो तो उसके लिए यूज करते हैं। जैसे मुझे ऐसे रैंडम शेप्स बनाने हैं तो मैं इस स्क्राइब का यूज कर सकता हूँ। इसमें जैसे ये होता है एस्टिमेट स्केच बनाने का और ये डिलीट करने का, ऐसे कटआउट से डिलीट करना। यहाँ पे हमें साथ में प्रीव्यू भी दिखाता रहता है कि ये कैसा बन के दिखेगा जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस टाइम। मैं जैसे ही कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ तो उसको यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रीव्यू में। डन करते ही ये क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे अपने एक्सट्रूड वाले वापस आते हैं, तो हमने ऐसे एक्सटेंड कर दिया, इसको रोटेट कर देते हैं इस डायरेक्शन में 90 डिग्री। इसे ड्रॉप टू वर्क प्लेन कर देते हैं और इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं। ये हमारा एक सिंपल फोन स्टैंड बन चुका है। ठीक है, विजन दिख रहा होगा आप लोगों को एगो, कि ऐसे करके यहाँ पे फोन रख सकते हैं अपना, स्ट्रेट और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से लैंडस्केप पोर्ट्रेट को। ये हमारा शेप बन गया। ठीक है, तो ये हमारा यूज हो गया एक्सट्रूड स्केच का। कैसे यूज कर सकते हैं एक्सट्रूड स्केच का अपने ज्योमेट्री में, चीजें बनाने के लिए अपने हिसाब से। अब जैसे मैंने बना दिया, इसके बाद भी अगर मुझे इसमें चेंजेस करने हैं तो मैं पहली बात तो इन बटन से इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकता हूँ, ये डायमेंशंस वाले को। जैसे इसकी हाइट अगर मुझे ज़्यादा लग रही है तो मैं सिंपली ऐसा कर दूंगा, ये कम हो जाएगा। और अगर इसके इंडिविजुअल शेप को चेंज करना है डायमेंशन की जगह, तो मैं वापस एडिट स्केच खोलूंगा और जो चेंजेस मुझे करने हैं वो यहाँ पे इससे एडिट से चेंज कर सकता हूँ इन पॉइंटर्स की मदद से। जैसे मुझे इधर साइड में इतना मूव करना है, -4, इसको मूव करना है 11 की जगह -4। जैसे मैंने ऊपर वाले पॉइंट को किया था, इसको भी कर देते हैं। इस डायरेक्शन में भी -4 मूव कर देते हैं। जैसे सब कुछ बराबर ही मूव करेंगे तो हमारा शेप मेंटेन रहेगा। और इसको भी कर दिया -4, तो ये हमारा पास आ चुका है। और वही चीजें हमें मॉडल में फिर दिखने लगेंगी, इसमें पास आ गया देखो। तो ये हमारा हो गया एक्सट्रूड स्केच का यूज करना कॉम्प्लिकेटेड शेप्स बनाने के लिए। अब एक दूसरी चीज बना के देखते हैं, 3D नेम टैग जैसे। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक बेस लाएंगे अपना। बेस को हमने कुछ डायमेंशन दे दी, जैसे 100 × 30, और इसकी हाइट हमने कम कर दिया 5। इसको और ही कम कर देते हैं क्योंकि हमारा जैसे फ्लैट बेस ही बनना है केवल। ये हमारा हो गया बेस। अब इसके ऊपर टेक्स्ट हमें डालना है।
तो हम इसको टेक्स्ट वाला लाएंगे, फिर हमें जो भी टेक्स्ट डालना है वो हम यहाँ पे टेक्स्ट डाल देंगे। इसके बाद हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर डालना है, जैसे ये कलर करना है तो ये कलर कर दिया। इसकी भी हाइट वैसे ही चेंज और साइज चेंज कर सकते हैं। इसको जैसे मैंने कर दिया 20 हाइट और 90 अक्रॉस। तो इसको हम जैसे एक साइड में लगा देंगे जिस भी पोजीशन पे हमें रखना है। और फिर इसको जैसे मुझे अब थोड़ा सा कर्व करना है साइड एजेस पे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको पहले थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। मैंने 15 और 80 कर दिया। इसको मूव करके थोड़ा सेंटर में साइड में कर दिया। तो इसको जैसे मुझे थोड़ा एजेस को स्मूथ करना है, तो मैं इसको लिए क्या करूँगा, या रेडियस पे जाऊँगा और इसको ऐसे ड्रैग करूँगा, तो ये एजेस को स्मूथ कर देगा। इसको थोड़ा सा सेंटर में कर देते हैं, उसके लिए अलाइन पे जाएंगे। इस डायरेक्शन में सेंटर कर दिया, इस डायरेक्शन में लेकिन सेंटर नहीं करेंगे क्योंकि हमें कीरिंग होल भी बनाना है। क्योंकि नेम टैग है तो जैसे नेम टैग के लिए यहाँ पे होल बनाना है, तो हमने इसको इधर साइड में सेंटर कर दिया, तो इधर थोड़ा सा गैप छोड़ दिया, यहाँ पे हम लोग होल कर देंगे। होल के लिए या सिलेंडर ला के फिर उसे होल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर सिंपली होल वाला ही सिलेंडर ले आए। इसे हमने ला के यहाँ पे रख दिया। इसको साइज दे देते हैं 5x5, फिर थोड़ा सा बड़ा 7x7 कर देते हैं। पोजिशन कर दिया, फर्क नहीं पड़ता कि इससे बड़ा है कि छोटा है। तो हमने सब कुछ सेलेक्ट किया, अलाइन टूल ओपन किया, सब कुछ सेंटर अलाइन कर दिया। ये हमारा सेंटर अलाइन हो चुका है। पोजीशन मुझे थोड़ा सा इधर करनी है, तो मैंने इधर कर दी और इसे सब कुछ यूनियन कर दिया। देखो, यूनियन करने में एक चीज होती है कि चीजों का कलर सेम हो जाता है क्योंकि वो एक बॉडी हो जाती है। तो हम इसे एक काम करेंगे, पूरे को यूनियन नहीं करेंगे, सिर्फ इसको और इस होल वाले पार्ट को उसको यूनियन कर देंगे। फिर इन दोनों को क्या करेंगे, बंडल कर देंगे। इसीलिए हमारे दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि बंडल में फिर ये अब इंडिविजुअल पार्ट्स हैं, इसलिए इसमें ये देखो दोनों चीजों के अलग अलग कलर सेट हो रहे हैं। लेकिन अगर यूनियन कर दिया तो पूरा एक ही पार्ट बन जाता है, तो उसमें कलर नहीं सेट होता है। ये हमारा 3D नेम टैग बन गया। अब जैसे अब हम एक तीसरा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट बना के ट्राई करते हैं, वो होगा हमारा एक ब्रिज। ठीक है, तो ये तो ऐसा बड़ा डिजाइन बना के दिखाने वाला हूँ। उसमें ऐसे रहेगा, सबसे पहले हम लाते हैं एक फ्लैट बेस। इसको हम लोग रोड की तरह यूज करेंगे। इसका हमने डायमेंशन कर दी 100 और 25। इसकी हाइट को कम कर देते हैं क्योंकि सिंपल बेस ही बनाना है। इसका कलर 5 हो गया। इसका कलर सेट कर देते हैं ब्लैक। इसको हमने कर दिया थोड़ी हाइट पे भी 50 मान लो। इसके नीचे क्या करेंगे, बेस बना देंगे। बेस के लिए हम यूज कर रहे हैं 5 5 5। और क्योंकि हमने 450 की हाइट पे किया था तो इसकी हाइट भी ठीक कर देते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, अलाइन करके यहाँ पे सेट कर देते हैं इसके कॉर्नर पे। तो हमने यहाँ पे अलाइन टूल ओपन किया, इस साइड से सरफेस मैच और इस साइड से सरफेस मैच। ये परफेक्टली कॉर्नर पे स्नैप हो चुका है हमारा। इसमें क्या करेंगे, ट्रायंगल्स लगा देंगे सपोर्ट के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे नीचे आएंगे तो हमें दिख रहा है वेज। वेज को लेके आएंगे, इसको हम इधर लेके आए। इसकी डायमेंशन कम कर देंगे सबसे पहले तो 5 बाई 5 कर देते हैं, ये पिलर भी हुआ 5 का है। और इसकी हाइट को भी कम करके 5 कर देते हैं। ये हमारा वेज हो गया। इसके साथ में लाइन कर देते हैं और मिरर करके इसे फ्लिप कर देते हैं क्योंकि ऊपर साइड में लगना है। तो इसे मिरर ओपन किया, अपसाइड डाउन फ्लिप कर दिया। अब इसे क्रूज की मदद से ऊपर लेके जाएंगे, नहीं तो ये साइड में मूव होगा या उसके अंदर चला जाएगा। क्रूज ओपन किया, क्रूज की मदद से इसको ले जाके यहाँ प्लेस कर दिया। देखिए हमारा इसके ऊपर प्लेस हो चुका है। तो हम इसमें सिंपली क्या करेंगे, इसके डायरेक्शन को फ्लिप कर देते हैं एक बार फिर से। मिरर ओपन किया,
और इसको इस डायरेक्शन में फ्लिप कर दिया। अब बेटर अलाइनमेंट और चीज़ें कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं कि जैसा मैंने बताया था, रूलर का यूज़ करते हैं। तो रूलर को हम यहाँ पे लाते हैं और रूलर को अपने यहाँ कॉर्नर पे प्लेस कर देते हैं, तो चीज़ें अलाइन करने में ज़्यादा इजी रहेगा। तो अब हमारा ये बॉक्स का की पोजीशन, ये वाले पहले पिलर की पोजीशन देखो यहाँ पे सेट हो चुकी है अपने आप, -2.5 और -2.5 पे। इसे हम काम करते हैं, थोड़ा सा इधर कर देते हैं जिससे ये हमारा 0 0 पे हो जाए। ये देखो, ये हमारा लग गया। अब इसे हम लोग डुप्लीकेट कर देंगे इधर साइड में भी लगाने के लिए। मैंने डुप्लीकेट किया। अब इसे डायरेक्टली मूव नहीं करेंगे, नहीं तो इधर उधर मूव हो जाएगा। इसको क्रूज से मूव करेंगे, क्रूज से ले गए और इधर वाली सरफेस पे हमने इस जगह पे रख दिया। बस अब इसे रोटेट करके सही डायरेक्शन में ले आएंगे, जिधर डायरेक्शन में मुझे चाहिए। तो मैंने इस साइड से ओपन किया, इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया। इसको कम करते हैं, 270 कर देते हैं, क्योंकि मुझे इस साइड को चाहिए ये। कि हमारा इस साइड हो गया। इसकी पोजीशन वैसे ही सेट कर देते हैं। तो इसको कैसे यूज करेंगे बार बार रेप्लिकेट करने के लिए चीजें, इसको जैसे मैंने सेलेक्ट कर रखा है, इसको हम करेंगे डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करके अब इसे यूज करेंगे बार बार। देखो, ये हमारा कितना बड़ा है, 25। इस पे हम जाएंगे, इसकी ऑलरेडी पोजीशन 5 इधर है, तो इसे 25 और कर देते हैं, 30। ये इधर पहुंच गया। अब इसे सिंपली कर देंगे मिरर। मैंने इस साइड में एक बार मिरर किया, तो देखो सही पोजीशन पे आ चुका है। बस ये थोड़ा सा बाहर है, तो इसे हम अंदर कर देते हैं ऐसे। ये हो गया। अब इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, डुप्लीकेट कर दिया, और इसे इस साइड में मूव कर देते हैं। ये 100 है। ये हो गया हमारी सारी चीजें अलाइंड। इसे सेलेक्ट करके अब कर देंगे बंडल। ये हमारा पिलर्स और वेजेस कंट्रोल उसे सपोर्ट देने के लिए पूरा एक कंप्लीट हो गया ब्रिज। 3D प्रिंटेबल है ये, वैसे 3D प्रिंटर पे बना सकते हैं फिजिकली, इसे यूज करने के लिए, फिजिकली यूज करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। तो ये हमारे 3 रियल ऑब्जेक्ट्स जो 3D प्रिंटेबल भी हैं, वो हमने बना लिए। तो आज हम लोगों ने कुछ चीजें रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स टिंकरकैड में बना के देख लिए। अब अपकमिंग सेशन में देखो हम क्या सीखेंगे, असेंबलीज देखेंगे, कुछ मल्टीपल पार्ट्स वगैरह चीज़ों को जोड़ के कैसे बनाया जा सकता है एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स की तरह से, वो सब चीज़ें देखेंगे। प्रिसिजन मॉडलिंग, कॉम्प्लेक्स बिल्ड्स, शेयरिंग एंड कम्युनिटी कैसे काम करती है, और एक मिनी डिज़ाइन चैलेंज दूंगा स्किल्स को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम लोग टिंकरकैड से आगे बढ़ के अब कुछ एडवांस्ड और सॉफ्टवेयर देखेंगे, ब्राउजर बेस्ड ही और नॉन ब्राउजर बेस्ड दोनों तरह के। उसमें कैसे डिजाइनिंग करते हैं वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। So thank you everyone for joining in this session of 3D CAD designing. Every expert was once a beginner with a simple sake on a blank work plane. You just build 3D objects.